तो यहां पर बात करते हैं पहली खबर के बारे में। तो इस जो हमारा सवाल है वो है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा यहां पर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें तो हमारे यहां लिखा हुआ है 1 मई। तो जब 1 मई की बात कर रहे हैं तो हमारा यहां ऑप्शन के अंदर 1 मई लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हम लोग 1 मई को करेंगे। देखिएगा सवाल जरूर पढ़ें, जल्दबाजी नहीं करें। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2016 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है अंतरराष्ट्रीय श्रम आंदोलन मनाना। इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए याद रखें। अब बात आती है कि पहले महिला आईटी पार्क है। कौन सा पहला महिला आईटी पार्क है जिसका उद्घाटन हुआ है और कहां पर? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का पहला महिला आईटी पार्क है जिसका उद्घाटन किया गया है। तो सवाल किया गया है कि किस कंपनी ने, अर्थात ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पहला महिला आईटी पार्क का उद्घाटन किया है। और देश की बात करें तो सऊदी अरब का पहला महिला आईटी पार्क है। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास आंसर इजी वे से निकल करके आ रहा है, आईटी कंपनी, और उसका नाम है विप्रो। क्या नाम है? विप्रो। और हमारे आंसर ये ऑप्शंस में नंबर बी में लिखा हुआ है विप्रो। तो देखिएगा सऊदी अरब तथा प्रिंसेस, यहाँ पे अरामको आईटी कंपनी विप्रो ने सऊदी अरामको तथा प्रिंसेस नोराह विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सऊदी अरब के पहले महिला बिजनेस तथा प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। एक सवाल और यहां पर बन रहा है कि किस किसने किया, तो अरामको तथा प्रिंसेस नोराह विश्वविद्यालय ने मिलकर के किया। बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर बात करते हैं, ऑप्शंस है हमारे पास में 3 मई। तो देखिएगा प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और प्रेस की बात करें तो यह स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकार है। इस साल की थीम की बात करें तो सूचना और मौलिक स्वतंत्रता के लिए उपयोग आपका अधिकार है। ये थीम इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर रखी गई है। बात करते हैं अगले सवाल की कि कौन सा देश टैगोर के 155वें जन्म दिवस पर समारोह की मेजबानी कर रहा है। यानी कि गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनके जन्म की बात करें तो 1861 में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिएगा इनकी जो कृति है गीतांजलि बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध है। और साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि इस समारोह की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है। तो कौन सा देश करने जा रहा है? मिस्र। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, 155वीं वर्षगांठ पर भारत अगले महीने मिस्र में एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करेगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहां की मुद्रा पाउंड है। ब्रुनेई और सिंगापुर में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के बारे में MDMM+ अभियान। और यहां पर सवाल है हमारा ADMM+ अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है। तो देखिएगा भारत की जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप, कौन सी पॉलिसी के तहत? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप और भारतीय नौसेना के भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लगातार प्रयास के क्रम में भारतीय नौसेना पोत, किसने? भारतीय नौसेना पोत, और जिसका नाम क्या? ऐरावत 1 मई 2016 में ब्रुनेई पहुंच गया है। और यहां पर क्या कार्यक्रम करने वाला है? यहां पर है ADMM+ अभ्यास शुरू करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ब्रुनेई। अंतरराष्ट्रीय समाचारों के बाद राष्ट्रीय समाचारों की ओर रुख करते हैं। तो देखिएगा वाराणसी में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित ई नौका की शुरुआत। किसकी शुरुआत? ई नौका की। और यहां पर बात कर रहे हैं तो वो कौन सी है? पहली है। कौन सी है? पहली। तो देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सौर ऊर्जा चालित ई बोट का उद्घाटन किया। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित
ई नौका का किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वाराणसी। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? वाराणसी। तो वाराणसी में हाल ही में किसकी शुरुआत हुई है? ई नौका की शुरुआत हुई है, जो पहली सौर ऊर्जा से संचालित है। अब देखते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम व उड़िया भारत की क्लासिकल भाषाओं में शामिल। किसमें? क्लासिकल भाषाओं में शामिल हो गई है। कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम व उड़िया। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है? सवाल आराम से पढ़िएगा, यह लिखा हुआ है नहीं किया गया है। तो देखिएगा यहां पर तेलुगु को भी किया गया है, यहां पर बात करें तो मलयालम को भी किया गया है, यहां पर बात करें तो यहां पर देखिएगा मराठी का कहीं भी नाम नहीं दिख रहा, क्योंकि तमिल का नाम भी है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मराठी। देखिएगा 4 दक्षिण भाषाएं कौन किधर की भाषा है? दक्षिण भाषाएं हैं। अगर ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी है, तो दक्षिणी भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया अब भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हो गई है। इससे पहले की बात करें तो संस्कृत अकेली शास्त्रीय भाषा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना कि इससे पहले सिर्फ एकमात्र भाषा थी जो शास्त्रीय भाषा के रूप में थी, और वो कौन सी थी? संस्कृत। हालांकि मराठी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग हुई थी। देखिएगा मराठी भाषा की भी मांग तो हुई थी, किंतु इसको दिया नहीं गया, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आया? मराठी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार करने के लिए RM लोढ़ा पैनल नियुक्त किया। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चिकित्सा और शिक्षा नियामक की निगरानी के लिए RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। हमारा सवाल है, कौन सा पैनल भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार के लिए गठित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा RM लोढ़ा पैनल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि कितने सदस्य हैं, इसमें कितने सदस्य हैं। तो सदस्य कितने? 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में आजादी के बाद पहली बार मतदान। देखिएगा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पहली बार मतदान हुआ है आजादी के बाद। पश्चिम बंगाल के किस जिले के लोगों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? कुछ बिहार। तो ये जरूर याद रखने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का कुछ बिहार जिला पहली बार कब? मई 2016 में चर्चा में आ गया है, और उसकी वजह क्या है? पहली बार मतदान की वजह से चर्चा में आया है। पूर्वी हिमालय के निचले क्षेत्र में स्थित यह जिला उस समय चर्चा में रहा जब इस क्षेत्र के 51 एनक्लेव वर्ष 1947 में आजादी के बाद पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया गया। यहां बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहां की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी। देखिएगा विजय माल्या की बात चल रही है यहां पर, जो हाल ही सुर्खियों में है। और सवाल है, किसने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो यहां पर हाल ही में जिन्होंने दिया है वो है विजय माल्या। देखिएगा करोड़ों रुपए के लोन और देने के वजह डिफॉल्टर चल रहे हैं, ये शराब कारोबारी हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? शराब कारोबारी। विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास चक्रव्यूह द्वितीय का आयोजन राजस्थान के पल्लू। देखिएगा ये स्थान का नाम जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में पल्लू नामक स्थान है, जो सरदार शहर सूरतगढ़ के सामान्य क्षेत्र में अभ्यास चक्रव्यूह द्वितीय के कोड नाम से प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और हमारा सवाल है, सैन्य अभ्यास चक्रव्यूह द्वितीय किस जगह आयोजित किया जा रहा है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा राजस्थान। किंतु अगर लोकेशन पूछ ली जाए तो यहां पर आप लोग
लोकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे तो पल्लू सरदार शहर, और ये कहां पर है? सूरतगढ़ में। और अगर ऑप्शन में डायरेक्टली स्टेट्स की बात की जा रही है तो राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ली जाए अभ्यास की कि कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो इसका नाम है चक्रव्यूह द्वितीय। अब बात करते हैं व्यापार और बैंकिंग की खबरों के बारे में। यूनिसेफ केरल IMA साझेदारी की घोषणा। यूनिसेफ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल विंग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य भर में सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ से समझौता किया है। हमारा सवाल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किस राज्य विंग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा केरल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड ने खाद्य सुरक्षा पहल के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो किस देश के साथ भागीदारी की है? यहां पर देखिएगा, हम इसको देखते हैं। यहां पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड ने किसके लिए? मृदा संरक्षण एवं खाद्य सुरक्षा के पुनर्वास पर एक विशेष कार्यक्रम के लिए किस सरकार से? जर्मन सरकार से संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है जर्मनी। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष इसके जो है वो कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। नकली सामान के निर्यात में भारत 5वें स्थान पर, चीन अव्वल। देखिएगा, नकली सामान बनाने के मामले में चीन सबसे आगे है, तो सावधान रहिएगा। और अगर यहां पर बात करें भारत की, तो भारत इसमें 5वें नंबर पर है। तो वैश्विक स्तर पर नकली सामान के निर्यात में भारत का स्थान 5वां है, जबकि 500 अरब डॉलर के अनुमानित नकली तथा पायरेटेड वस्तुओं के वैश्विक आयात में 63% की हिस्सेदारी के साथ चीन शीर्ष पर है। तो नकली माल के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? 5वीं। और अगर पूछ लिया जाए सबसे यानी कि नंबर 1 पर कौन है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चीन। और अगर यहां पर बात की जाए कि आयात की परसेंटेज की बात कर ली जाए तो 63% की हिस्सेदारी के साथ। रेलवे ने किन 2 राज्यों के साथ रेलवे ट्रैक के आसपास वृक्षारोपण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी सरकार ने किए हैं? हरियाणा एवं पंजाब ने। तो पंजाब और हरियाणा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए डी करेक्ट है। देखिएगा, भारतीय रेलवे ने हरियाणा एवं पंजाब के साथ रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ लगाने हेतु समझौता किया है। और यहां ये जो वन विभाग है, हरियाणा पंजाब के वन विभाग से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रेलवे जो ट्रैक बना हुआ होता है उसके दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि चारों तरफ हरियाली हो सके और पॉल्यूशन को कम किया जा सके। कैबिनेट ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुद्रा विनिमय, किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुद्रा विनिमय समझौते को मंजूरी दी। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक UAE के बीच सहयोग मुद्रा की अदला बदली के समझौते का ज्ञापन है, उसको मंजूरी दे दी गई है। इस समझौते के ज्ञापन पर इस साल फरवरी में करार हुआ था, यानी कि बात करें तो फरवरी में करार हुआ था और फिलहाल इस पे सिग्नेचर हो चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है, और यहां की मुद्रा दिहार्म। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। बात है यहां पर किस देश के साथ मुद्रा विनिमय को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात।
के साथ में की है। और यहाँ पर अगर अपन लोग बात करें तो बैंकों की बात करें तो देखिएगा रिजर्व बैंक है हमारा, यानी कि भारत का रिजर्व बैंक है। और इधर कौन है? संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक। और उस बैंक का नाम क्या है? यूएई। ठीक है, यानी कि बैंक का नाम क्या है? यूएई। तो इसके साथ में समझौता कर लिया है। भारत जापान ने खेलों में सहयोग पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखिए, भारत और जापान ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विशेषज्ञों, खेल प्रशासकों आदि के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की और खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। जापान 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाला है। हमारा सवाल है, किस देश ने खेलों में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा जापान। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स की मेजबानी 2020 में कौन करने जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जापान। भारत में ब्रिक्स बैंक का पहला साझेदार आईसीआईसीआई बैंक बना। देखिएगा, ब्रिक्स देशों के केवी कामत की अध्यक्षता वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक, बोले तो एनडीबी, ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक भारत में एनडीबी का पहला साझेदार बन गया है। सवाल है, नए विकास बैंक के साथ करार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक है, जो पहला बैंक बन चुका है नए विकास बैंक के साथ करार करने वाला। और यहां पर है तो देखिएगा, ये भी आप जरूर याद रखिएगा इसको, ये वाले क्वेश्चंस को, कि ऐसा पहला बैंक बना है जिसने इस पर साइन कर दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग उन व्यक्तियों की जो नियुक्तियां, जिन्होंने अभी हाल ही में नियुक्तियां प्राप्त की हैं और हमारी एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अजय मित्तल ने सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। हिमाचल प्रदेश, अगर हम बात करें हम लोग अजय मित्तल की, तो अजय मित्तल प्रदेश काडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी है और जिन्होंने हाल ही में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। हुबलोट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बने स्टार भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। देखिएगा, रोहित शर्मा को हाल ही में हुबलोट जो वॉच है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा विश्व की, देखिएगा, विश्व की मशहूर घड़ी कंपनी, और घड़ी कंपनी कौन सी है? हुबलोट। कौन सी है? हुबलोट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के बाद इस ब्रांड से जुड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। देखिएगा, अगर बात करें इस ब्रांड से जुड़ने वाले क्रिकेटर्स की, तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क हुआ करते थे, और अब दूसरा नंबर किसका आता है? भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का। किस क्रिकेटर को हुबलोट घड़ियों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह है हमारा सवाल। तो किसको किया गया है? रोहित शर्मा को। तेंदुलकर ने रियो ओलंपिक के लिए सद्भावना दूत बनने का आईओए का निमंत्रण स्वीकारा। देखिएगा, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रियो ओलंपिक के लिए देश का सद्भावना दूत बनने का भारतीय ओलंपिक संघ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इससे पहले आईओए ने दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा सद्भावना दूत नियुक्त किया गया था। यानी कि अगर पहले की बात करें तो किसको नियुक्त किया गया? अभिनव बिंद्रा को, जो कि निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। निम्न में से किस क्रिकेटर को रियो ओलंपिक में भारत का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राधा विनोद बर्मन को। और हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा, राधा विनोद बर्मन। देखिएगा,
प्रख्यात सांख्यिकीविद यानी कि सांख्यिकीविद डॉक्टर राधा विनोद बर्मन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। तो सवाल यह भी बनता है कि उन्होंने किस रूप में पदभार संभाला है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अंशकालिक, या फिर सवाल हो जाए हाल ही में किसने अंशकालिक अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो भी हमारा आंसर होगा डॉक्टर राधा विनोद बर्मन। और बात करें कि डॉक्टर राधा विनोद बर्मन का संबंध किससे है, तो वो किसके रूप में जाने जाते हैं, सांख्यिकीविद के रूप में जाने जाते हैं। पैट्रिसिया एस्पिनोसा नई यूएनएफसीसी कार्यकारी सचिव बनी। देखिएगा यहां पर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, बान की मून है, जिन्होंने यूएनएफसीसी अर्थात जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी किसके रूप में, कार्यकारी सचिव के रूप में मैक्सिकन राजनयिक पैट्रिसिया एस्पिनोसा का चयन किया है। और वो किसका स्थान लेने जा रही है, क्रिस्टियाना फिगुएरेस का स्थान लेंगी। बात करते हैं यूएनएफसीसी की स्थापना की, तो 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हमारा सवाल यूएनएफसीसी के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा पैट्रिसिया एस्पिनोसा। एमसीसी बोले तो मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने मैथ्यू फ्लेमिंग। देखिएगा इंग्लैंड के पूर्व हरपन मौला मैथ्यू फ्लेमिंग मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष बनेंगे। उन्हें मौजूदा अध्यक्ष रोजर नाइट ने एमसीसी की सालाना आम बैठक में नामांकित किया। तो सवाल यह भी आ जाता है कि नामांकित किसने किया, मौजूदा अध्यक्ष, अर्थात फिलहाल जो अध्यक्ष है वो रोजर नाइट है और आप जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो है मैथ्यू फ्लेमिंग, और मौजूदा अध्यक्ष ने उनका नाम अनाउंस किया है। मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा मैथ्यू फ्लेमिंग। और मैथ्यू फ्लेमिंग कौन है, इंग्लैंड के पूर्व हरपन मौला खिलाड़ी हैं। और यहां पर बात करते हैं मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1787 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय लॉर्ड्स में है। वाइस एडमिरल सुनील लांबा होंगे देश के अगले नौसेना प्रमुख। देखिएगा नए नौसेना प्रमुख जो बनने जा रहे हैं उनका नाम है सुनील लांबा। तो यहां पर देखिएगा वाइस एडमिरल सुनील लांबा नए नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। और हमारा सवाल भी यही है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सुनील लांबा। देखिएगा पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल सुनील लांबा अगले भारतीय नौसेना के प्रमुख होंगे। इससे पहले वो 1 जून 2014 से मई 2015 तक नौसेना के वाइस चीफ भी रह चुके हैं। वाइस एडमिरल लांबा 21वें भारतीय नौसेना प्रमुख होंगे। तो यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख हैं बनने जा रहे हैं या जिनको नियुक्त किया गया है, वो अगर नंबर की बात करें तो कौन से नंबर के हैं, तो कौन से नंबर के हैं, 21वें भारतीय नौसेना प्रमुख होंगे। अब बात करते हैं प्रमुख पुरस्कारों की। एन.के. सिंह जापान के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित। जापान ने भारतीय नौकरशाही से राजनेता बने, देखिएगा नौकरशाही से राजनेता बने एन.के. सिंह को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। एन.के. सिंह को भारत जापान आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाने के लिए चयनित किया गया है। तो देखिएगा निम्न में से किस देश ने एन.के. सिंह को दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो कौन सा है, जापान। बात करें क्यों किया है, तो इन्होंने भारत और जापान के आर्थिक संबंधों, कौन से संबंध, आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयां देने में अहम भूमिका निभाई है और उसकी वजह से उनका यह सम्मान दिया जा रहा है। भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार को मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा
और प्रथम महिला मिशेल ने भारतीय मूल की एक अमेरिकी पत्रकार को सम्मानित किया। व्हाइट हाउस के सालाना पत्रकार रात्रि भोज के दौरान उन्हें तथा उनके सहयोगियों को एडगर ए पोई पुरस्कार दिया गया। तो इस पुरस्कार का नाम क्या है? एडगर ए पो। और यह अवार्ड किस देश से संबंधित है? तो यहां पर कौन से देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। फिलहाल यह किसको मिला? यह भारतीय मूल की एक अमेरिकी पत्रकार को मिला है। और यह पुरस्कार से सम्मानित किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। और फिलहाल बात करें कि अमेरिका की प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला के रूप में मिशेल अर्थात बराक ओबामा की वाइफ। उन्होंने भारतीय मूल की इस अमेरिकी पत्रकार को सम्मान दिया है अर्थात सम्मानित किया है। कॉरपोरेशन बैंक ने एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2015 प्राप्त किया। देखिए मंगलोर स्थित कॉरपोरेशन, कहां की है? मंगलोर स्थित है कॉरपोरेशन बैंक को एमएसएमई को सशक्त बनाने पर एमएसएमई 2016 उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यश चोपड़ा के सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने स्थापित की उनकी प्रतिमा। किस देश ने यश चोपड़ा को उनकी प्रतिमा बनाकर सम्मानित किया गया? अर्थात कौन से देश में सम्मानित किया गया है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। बात करें यश चोपड़ा का संबंध किससे है? तो यश चोपड़ा का संबंध किससे था? फिल्मों से था अर्थात फिल्मकार थे वो। तो दिवंगत फिल्म का यश राज चोपड़ा को स्विस सरकार ने सम्मानित किया है। चोपड़ा की पत्नी का क्या नाम है? पामेला। और बहू रानी मुखर्जी ने उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। बात करें कि अनावरण किसने किया? तो अनावरण किया है उनकी पत्नी पामेला। क्या नाम है? पामेला। और बात करें दूसरा तो उनकी बहू रानी मुखर्जी ने। कैसी मूर्ति है? कांस्य की प्रतिमा है जिनका अनावरण किया है। और प्रतिमा के वजन की बात करें तो इसका वजन है करीब 250 किलोग्राम। अब खेलों की तरफ बढ़ते हैं। विजेंद्र का एक और नॉकआउट, रॉयर को दी पटखनी। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अपना धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फ्रांस के मैटियोज रॉयर को हराकर पेशेवर मुकाबले में लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। और यह मुकाबला कहां हुआ? लंदन में हुए मुकाबले में विजेंद्र ने एक कारनामा कर दिखाया है। निको रोसबर्ग रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2016 के विजेता फार्मूला 1 चैंपियन निको रोसबर्ग ने सोची में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2016 जीत लिया है। और बात करें तो यह इस सत्र में उनकी चौथी जीत है। सवाल है रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2016 किसने जीता है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा निको रोसबर्ग। क्या आ जाएगा? निको रोसबर्ग। लिसेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। टोटेनहेम और पूर्व चैंपियन चेल्सी के बीच खेला जा रहा मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। इसके साथ ही लिसेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया है। एक साल पहले यही क्लब ईपीएल से रेलीगेट होकर सेकंड डिवीजन में खिसक गया था, लेकिन फिर से शीर्ष स्तर पर वापसी की और सबको चौंकाते हुए यह खिताब जीता। तो बात करें निम्न में से किस टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2016 जीती है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लिसेस्टर। मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती। 2016 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब के विजेता कौन है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मार्क सेल्बी। और इंग्लैंड के यानी कि इंग्लैंड के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मार्क सेल्बी ने फाइनल में खेले गए मैच में शेफील्ड में, और ये कहां पर खेला गया? शेफील्ड में खेले गए फाइनल मुकाबले में चीन के डिंग जुनहुई को 18-14 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीत ली है। तो कहने का मतलब अगर स्थान का नाम पूछा जाए तो ये जो फाइनल मुकाबला हुआ वो कहां पर हुआ? शेफील्ड में हुआ। और इनके जो विरोधी थे अर्थात जो
सामने एक जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनकी बात करें तो चीन के डिंग जुनू ही थे, जिनको 18-14 के अंतर से हराया और ये चैंपियनशिप जीती। अब बात करते हैं वो सेलिब्रिटीज या वो शख्स जो हमारे बीचों बीच नहीं रहे। जनसंघ के पूर्व नेता बलराज मधोक नहीं रहे। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक का निधन हो गया। वे 96 साल के थे। बात करते हैं बलराज मधोक का हाल में निधन हो गया, वह कौन थे अर्थात उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध राजनीति से था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राजनीतिज्ञ। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता रोमेश वर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन। रोमेश शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। वे किससे संबंध रखते हैं, यह है हमारा सवाल। तो देखिएगा जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोमेश शर्मा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, अर्थात उनका संबंध किससे था? उनका संबंध राजनीति से था। सवाल है रोमेश शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे, उनका संबंध किससे था? तो राजनीतिज्ञ थे। और बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में थे और 65 वर्ष की उम्र के हो चुके थे। बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के राज्यपाल नरेंद्र नाथ वोहरा हैं और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। अब बात करते हैं हम प्रमुख पुस्तकों की जिनका हाल ही में विमोचन हुआ है। परमवीर चक्र विजेता ओपनर पुस्तक का विमोचन। देखिएगा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नवतेज सरना ने एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 21 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर लिखित एक किताब का शुभारंभ किया है। परमवीर डायरी मंजू लोढ़ा की पुस्तक है, जिसमें परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के मित्रों और परिवारों द्वारा संस्मरित की गई कुल 21 कहानियां शामिल है। तो देखिएगा अगर बात करें तो ये किस पर आधारित है? परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन से संबंधित है। और ये परमवीर जो डायरी है मंजू लोढ़ा की पुस्तक है, मंजू लोढ़ा ने लिखी है। और बात करें तो इसमें जो संकलन किया गया है वो परमवीर चक्र विजेताओं के मित्र और परिवारों द्वारा कुल 21 कहानियां जो संस्मृत की गई है उनका इसमें उल्लेख किया गया है। नो टाइम टू पोज पवित्र रमेश की किताब। पवित्र रमेश ने अपनी पहली उपन्यास, कौन सा उपन्यास? पहली उपन्यास नो टाइम टू पोज जारी की है, जो एक लड़की की कहानी है जो गोपनीयता और स्वतंत्रता की चाह में एक अलग शहर में कॉलेज के लिए चली जाती है। नो टाइम टू पोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पवित्र रमेश। और ये कहानी किसकी है? एक लड़की के बारे में लिखी गई है। शशि कपूर की जीवनी का विमोचन। शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार शीर्षक वाले दिग्गज अभिनेता शशि कपूर की जीवनी, जिसे फिल्म पत्रकार असीम छाबड़ा द्वारा लिखा गया है, रिलीज हो गई है। पुस्तक शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असीम छाबड़ा। अगर बात करें कि असीम छाबड़ा कौन है, तो ये असीम छाबड़ा फिल्म पत्रकार हैं। देखिएगा जो अन्य हम लोग आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं न्यूज के साथ साथ, वो भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमारी डेली अपडेट्स जान पाएं। आगामी एग्जाम्स के लिए सभी को शुभकामनाएं।